नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। बीटीआर चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का ताबड़तोड़ रैलियां जारी है। पहली बार भाजपा अकेले मैदान में है, वहीं सत्तारूढ़ बीपीएफ भी जीत को लेकर आश्वस्त है। लेकिन यूपीपीएल की बढ़ती शाख ने कहीं ना कहीं बीपीएफ के समीकरण को बिगाड़ा है। रही सही कसर नेडा कन्वेनर हिमंत विश्व शर्मा वित्तीय घोटाले की पोल खोलकर पूरा कर रहे हैं। राजनीतिक उठापटक के बीच पीटीआर की विभिन्न जाति जनगोष्ठियां चुनावी रैलियों का मजा तो ले रही है, लेकिन मन में कहीं न कहीं शंका भी है कि किस पर करे विश्वास। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा की प्रवक्ता जानकी गोस्वामी, हमारे साथ स्तंभकार अशोक राय जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, दुलू अहमद सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है, प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राम उपाध्याय संवाददाता है उदालगुड़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ बीआर फेरेंगा जो यूपीपीएल के उम्मीदवार है चिरांग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बीटीआर चुनाव को लेकर जिस तरह की अभी गतिविधियां हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। भाजपा ने इसको आज अपने चुनावी इश्तेहार भी जारी कर दिया है। पहले चुनावी इश्तेहार में भाजपा ने क्या कहा था हम आपको दिखा लेते हैं। बीजेपी की बीटीआर की जो मैनिफेस्टो है उसको हम दिखा लेते हैं आपको। 2019-20 सनत आमी एसओपीडी शिताনত बीटीसी 671 कोटी टका दिसिलो, 671 crores। बोडोलैंड का दंगल, भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में सभी जाति जनगोष्ठियों को लुभाने की कोशिश। बीटीसी में आगामी 7 और 10 दिसंबर को 2 चरणों में होने वाले परिषदीय चुनाव को लेकर भाजपा ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने बीटीसी के सभी जाति जनगोष्ठियों को लुभाने की पूरी कोशिश की है। पार्टी के घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार, रोजगार और विकास पर फोकस किया गया है। बीटीसी में बोरो और गैर बोरो आबादी को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए भूमि का अधिकार देने पर खास ध्यान दिया गया है। चुनावी घोषणा पत्र को जारी करते हुए नेडा कन्वेनर डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि बीटीसी में रहने वाले सभी लोगों को जमीन खरीदने और बेचने का समान अधिकार प्राप्त होगा। বাস কৰা প্ৰতিজন লোকেই যদি চৰকাৰী ভূমিত বাস কৰিছে তেওঁলোকে মেডিপট্টা পোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। वहीं रोजगार पर फोकस करते हुए भाजपा ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो केंद्रीय चयन बोर्ड को भंग कर विभागों को अधिकार दिया जाएगा। বৰ্তমান বিটিসি নিযুক্তিৰ যে সিএসবি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো আইনসন্মত নহয়, যেটো তেওঁলোকে সেন্ট্ৰেল সিলেকশন বোর্ড বুলি কয়। এইটো এটা সার্ভিস রুলৰ বিপৰীতে গঢ়ি উঠা অসাংবিধানিক পৰম্পৰা। এই সিএসবি ভংগ কৰি দিয়া হ'ব। প্ৰতিটো বিভাগে নিজ নিজ জিলাত নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা পাতি বিভাগীয়ভাৱে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। वहीं भाजपा ने यहां रहने वाले सभी जाति जनगोष्ठियों को गणतांत्रिक अधिकार देने के लिए परिषद की सीटों की संख्या 40 से बढ़ाकर 60 करने की घोषणा की। नेडा कन्वेनर ने कहा कि सीटें बढ़ने के बाद सभी जनगोष्ठियों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा। এই যে 20টা অতিৰিক্ত সিট হ'ব, এই 20টা অতিৰিক্ত সিটত আমি সকলো জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাকৈ আমি ডিলিমিটেशन কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुसलमान वोटरों को भी साधने का प्रयास किया है। भाजपा को पता है कि यदि बीपीएफ को हराना है तो उसके लिए मुसलमान वोटर अहम साबित होंगे। अपने मैनिफेस्टो में पार्टी ने कहा कि यदि बीटीसी में उनकी सरकार बनती है तो आमसू नेता लफीकुल इस्लाम के हत्यारों को 2 से 3 महीने के अंदर पकड़ने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক হত্যা বিটিসিত যোৱা 10 বছৰত সংঘটিত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক হত্যাৰ হত্যাকাৰীসকলক বিচৰা হ'ব আৰু লফিকুল হত্যাৰ তদন্ত 2 মাহৰ পৰা 3 মাহৰ ভিতৰত ক্ষিপ্ৰতাৰে সামৰণি পেলাবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সম্ভৱপৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ'ব।
बता दें कि बीटीसी में इस बार सीधा मुकाबला भाजपा और बीपीएफ के बीच है। वहीं प्रमोद बोरो की पार्टी यूपीपीएल भी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। तो भाजपा ने आज वहां अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया और सभी वर्ग को लुभाने की कोशिश की। हम आगे दिखाएंगे। जो नॉन बोरो पॉपुलेशन है उनके लिए भी उन्होंने कहा कि अगर वो बीटीआर क्षेत्र में नहीं रहना चाहते तो बाहर जा सकते हैं, और बीटीआर के बॉर्डर में रहने वाले जो लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनके लिए कहा गया है कि अगर वो शामिल होना चाहेंगे तो शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज चुनावी घोषणा पत्र में कही गई है वो ये है कि ज़मीन की खरीद बिक्री सभी कर सकेंगे। और जितने भ्रष्टाचार हुए, लगभग हिमंत बिश्व शर्मा ने 3000 करोड़ के वित्तीय घोटाले की बात कही है। जानकी गोस्वामी प्रवक्ता है भाजपा की, हमारे साथ जुड़ी हुई है। जानकी, बीटीआर चुनाव को लेकर इतनी तत्परता इससे पहले नहीं देखी गई थी। इस बार भाजपा के जो स्टार प्रचारक है लगातार वहां पर जुटे हुए हैं, और बीपीएफ ने जो भ्रष्टाचार किया है भाजपा की नज़र में, उसकी पोल खोली जा रही है। लेकिन इससे पहले बीपीएफ और भाजपा तो एक ही साथ थे। फंड अगर केंद्र से और राज्य से जारी होता था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ कितना नहीं हुआ, इसकी जानकारी निश्चित तौर पर भाजपा ने सरकार के पास रही है। चुनाव से पहले इस तरह की बातें कही जा रही है, वहाँ पे विकास नहीं हुआ, सड़क नहीं है, इस तरह की बातें हिमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ जो फंड अलॉट किया गया था सेंटर के तरफ से या स्टेट के तरफ से, जो भी फंड अलॉटमेंट किया गया था, उसमें कुछ अभी जो बातें उभर कर आई है कि उसमें कुछ शायद करप्शन हुआ है या कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है। एंड उसी कारण हम लोग जो है, हम चाहते हैं कि इसका और रिपीटेशन ना हो, इसको बंद किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने एक बहुत प्री प्लान परिकल्पित तरीके से हमने ये प्लान किया है कि इस बार बीटीसी इलेक्शन में भाजपा खुद खड़ी होगी, इंडिपेंडेंटली खड़ी होगी, और इसीलिए 40 सीटों में हम लोगों ने लगभग 26 अपने कैंडिडेट वहाँ से प्रतिद्वंद्विता के लिए तैयार किए हैं, और एक जन हमारे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है। देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद ही नज़र में आई है, और ताकि ये आगे चल के ये बंद हो और ये रिपीट ना हो, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि खुद अपनी सरकार बने, जो हम लोग पूरी बहुमत से अपनी सरकार बनाए, ताकि केंद्र से जो धन आवंटन होता है या स्टेट से जो धन आवंटन होता है वो हमारे बेनिफिशियरीज़ को डायरेक्टली मिले, उसमें कोई रोक टोक ना हो, उसमें कोई करप्शन ना हो, उसमें कोई कमीशन राज ना हो, उनको डायरेक्टली वो बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनका पैसा है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसे पहले मिसमैनेजमेंट हुई है, इसीलिए हम जाके आगे ये ऐसा एक कदम उठाना चाहते हैं। जी हाँ, आप तो अभी कह रही है कि वहाँ पे करप्शन हुआ है, चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन चुनाव से पहले तक क्या आपके जो ऑब्जर्वर है, या वहाँ पे सिर्फ फंड अलॉट कर देना ही तो काफ़ी नहीं होता है, इन चीज़ों पर नज़र नहीं रखी जा रही थी? देखिए, बीटीसी देखिए वो अपना काउंसिल का वो एक अपना बॉडी होता है, तो हम लोग वहाँ पे जाके बहुत डायरेक्टली या बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम ये सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण कुछ कदम उठाए हैं, और इसी वजह से वो कदम उठाए गए हैं, क्योंकि जो उनका इंडिपेंडेंस, उसका तो नाम ही है ऑटोनोमस काउंसिल। तो ऑटोनोमस काउंसिल का कुछ इंडिपेंडेंस होता है, कुछ अपना वो पावर होता है, जिसमें हम लोग जाके बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। वित्त मंत्री ने कहा भी था कि यहाँ से कोई जाता भी है तो उनको गेस्ट हाउस में खाना खिला के भेज दिया जाता है, फील्ड में उनको जाने नहीं दिया जाता है। तो हम लोग छेड़खानी नहीं कर सकते। जी हाँ, जाने नहीं दिया था। लेकिन उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। जनता के लिए पैसा आती है और वहाँ पे घोटाला होता है। अब चुनाव से पहले इसको उखाड़ा जा रहा है, चीज़ें इकट्ठी की जा रही है। हिमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि 3000 करोड़ से भी अधिक फंड गया है और काम कुछ नहीं हुआ है। गठबंधन में है राज्य में, बीपीएफ एनडीए का पार्ट है। चुनाव से पहले अब भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है, इसलिए इसको उठाया जा रहा है, या सही मायने में जो जातीय जनगोष्ठियाँ और ग्रास रूट के लोग आज तक डिप्राइव होते आए हैं, उनके लिए सही मायने में कुछ किया जा रहा है? राजनीतिक बातें तो हम समझते हैं, आप क्या कहेंगे? पहली बात देखिए, जब चुनाव है तो हर राजनीतिक पार्टी को यह अधिकार है, यह स्वतंत्रता है कि वो चुनाव लड़ सकती है, अपने उम्मीदवार
खड़ा कर सकती है। और उस तरह से अगर देखा जाए तो भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, कांग्रेस ने भी खड़ा किए हैं और बीपीएफ ने खड़ा किया है, बीपीएल ने किया है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन देखिए बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सारी लड़ाई पैसे के बंदरवाट को लेकर है। अब भाजपा को नज़र आ रहा है कि वहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जबकि हग्रामा के साथ रिलेशन खराब हुआ है। जो बीपीएफ आज भी असम सरकार में शामिल है, अब आप ये कह सकते हैं कि वो ये चुनाव बीटीसी का चुनाव है, इसलिए बीटीसी के लेवल पर कोई गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन ये गठबंधन अभी भी राज्य के स्तर पर है। रही भ्रष्टाचार की बात, तो ये भाजपा भी इस चुनाव के, विधानसभा चुनाव के पहले हमारे जो हिल्स काउंसिल्स हैं उसमें करप्शन की बात करती रही, लोग अरेस्ट भी हुए और ये हुआ कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी देखिए, अब चूँकि सत्ता में वहाँ पर बीजेपी है, अब उन हिल्स काउंसिल्स में कोई करप्शन नहीं हो रहा है। क्या ये भाजपा सरकार इस बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहेगी? दूसरी बात ये है, निश्चित रूप से बीटीसी में जो आमतौर से दिखता रहा है, बीटीसी नहीं, जितने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं या इस तरह की काउंसिल्स, ऑटोनॉमस काउंसिल हैं, उसमें परेशानी राज्य सरकार की ये होती है कि पैसा राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र का फंड सीधा नहीं जाता है, स्टेट को आता है और स्टेट डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र करती है। राज्यपाल का कुछ हद तक वहाँ पर एक प्रभाव रहता है, राज्य सरकार की बहुत ज़्यादा भूमिका उसमें रह नहीं पाती है। लेकिन सीधा सीधी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा कुछ जो हुआ है वो एक समय में, और ये बात बहुत ही शोध करने की बात है, इस पर बहुत जानकारी भी जुटानी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि हेमंत बिस्व शर्मा और हग्रामा मोहलारी के बीच इस तरह का एक राजनीतिक युद्ध वहाँ पर चल रहा है। अगर आप भाषण देखें, हाँ, हग्रामा जो बात बोल रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा जो बात बोल रहे हैं, कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई। मुझे लगता है कि ये मीडिया के लिए भी एक दिलचस्प विषय है और जो राजनीति में रुचि रखने वाले हैं उनके लिए भी यह दिलचस्प विषय है, क्योंकि एक समय में जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी हेमंत बिस्व शर्मा और हग्रामा मोहलारी के बीच बहुत ही अच्छे संबंध थे और कई बार तो हग्रामा मोहलारी ने बहुत हद तक फेवर भी किया था। तो अगर आप धीरे धीरे देखेंगे और अचानक जब चुनाव होता है तो पता चलता है कि हर आदमी चोर नज़र आ रहा है। निश्चित रूप से बीटीसी में बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि अचानक चुनाव के पहले जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, जो सहयोगी दल हैं और अभी भी राज्य सरकार में उनकी भागीदारी है, तो अचानक से चारों तरफ ये सारी चीज़ें कैसे नजर आ रही? रवि जी, आप जब कह रहे हैं कि दोनों के बीच दिलचस्प आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नेडा कन्वेनर जो है, उन्होंने कहा था एक बार, उन्होंने जब हग्रामा पर आरोप लगाया तो हग्रामा मोहलारी ने सीधे, ये हमने चलाया था न्यूज़, उन्होंने कहा था कि हमारे बीच आपसी बहुत ही समझबूझ है, गहरी दोस्ती है, अब चुनाव है तो हम एक दूसरे पर बोलते रहेंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर कोई पीस रही है तो वो जनता है। अशोक राय क्या कहेंगे? बिल्कुल, यह बात आपने सही कही कि लोकसभा में भी आप देखते होंगे कि एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, छींटाकशी करते हैं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी भी करते हैं, परंतु जब लंच टाइम होता है तो फिर एक साथ वे लोग खाना भी खाते हैं। तो ये एक तरह से जो है वो जनता को एक मैसेज दिया जाता है कि हम राजनीतिक रूप से तो अलग अलग है, परंतु हमारा व्यक्तिगत जो है वो हित जो है वो एक ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पीस यहाँ पे जनता रही है। और जैसा कि रवि जी ने बताया कि सारा खेल जो है वो फंड को लेकर के है। अगर मेरा अनुमान अगर गलत नहीं है तो मेरे जानकारी के मुताबिक प्रति वर्ष 3000 करोड़ रुपए जो है वो वहाँ विकास के लिए जाती है बीटीआर में। परंतु उस पैसे का क्या होता है, जैसा कि रवि जी ने कहा कि जब बंदर बाट होता है, तो बिल्कुल ये ध्रुव सत्य है कि पैसे को लेकर के सारा खेल जो है वहाँ चल रही है। और सबसे दूसरा अहम मुद्दा जो इस बार उभरने वाला है चुनाव में, वो है वहाँ के नॉन ट्राइबल लोगों की ज़मीन जो है उसका जो है वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। और मेरे जानकारी के मुताबिक जनवरी 12, 2018 को बीटीसी उस समय था, बाद में ये बीटीआर बना, एक प्रस्ताव पारित किया गया था हग्रामा मोहलारी के नेतृत्व में कि कोई भी नॉन ट्राइबल का माटी जो है वो
ट्राइबल का माटी नॉन ट्राइबल वाले नहीं खरीद सकते, और नॉन ट्राइबल के माटी भी नॉन ट्राइबल वाले नहीं खरीद सकते। तो इससे लोगों में एक फियर साइकोसिस, एक भयातुर माहौल जो है वो लोगों के बीच में है। और अशोक जी, यही भय तो कार्बी आंगलांग और डिमा डिमासा हासाओं में में भी जो है। autonomous वहां पर council है, भाजपा क्यों नहीं कोई बिल्कुल। आश्वासन दे रही है? यहाँ तो आश्वासन दे रहे हैं क्योंकि चुनावी लाभ लेना है, चुनावी जो है लाभ लेना है, परंतु ऑटोनोमस काउंसिल में भी यही समस्या जी है। हाँ, 100 हमारे साल, साथ 150 साल जी से हम जो आएंगे खेती कर रहे अशोक हैं। जी। हमारे साथ BR फेरेंगा उर्फ रंजीत बसुमतारी जुड़े हुए हैं चिरांग से, NDFB के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और इस बार UPPL के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। BR फेरेंगा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आप हिंदी बोलने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी तो आप असमिया और अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। BR फेरेंगा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों ने, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, NDFB ने काफ़ी लड़ाई लड़ी और इस वक्त जो BPF के मुखिया है हग्रामा मोहिलारी, उन्होंने भी बोडो लोगों के भले के लिए हथियार उठाया था। आप लोगों ने भी इसी उद्देश्य के साथ हथियार उठाया। अब BTR समझौता हुआ, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझे आप सीधे बताइए कि BTR में अगर विकास, डेवलपमेंट की बात कहते हैं तो क्या वाकई वहाँ डेवलपमेंट हुआ है? नमस्कार जी, I am extremely sorry I cannot speak Hindi. Just it is better to ask in English and Assamese word. মই আপোনাক সুধিছোঁ যে আপোনাৰ BPFৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰেও এসময়ত আৰ্মছ লৈ ফাইট কৰিছিলে, আপোনালোকেও বড়ো মানুহৰ কাৰণে ফাইট কৰিছিলে। এতিয়া আপোনাৰ BTR হেৰি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া আপুনি ইলেকশ্যন খেলিব। মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি BTR ডেভেলপমেণ্ট যদি কওঁ, BTR ডেভেলপমেণ্টৰ পজিশ্যন কি, কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে BTR ডেভেলপমেণ্ট? চাওক, পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সেইটো প্লেটফৰ্ম মোক দিয়াৰ কাৰণে। আমি UPPL পাৰ্টিটো চাগে মোৰ ধাৰণাত অসমতে প্ৰথম পলিটিকেল পাৰ্টি হ'ব যি পলিটিকেল পাৰ্টিটো ইউনিটি এমং ডাইভাৰ্চিটি এটা মটৰে পিচ, ইউনিটি এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আনিবৰ কাৰণে BTR অঞ্চলত থকা 23 কমিউনিটিৰ কাৰণে ইকুৱেল ৰাইট, ইকুৱেল ডেভেলপমেণ্ট সেই নজৰটো দি পেলাই আমি আজি UPPL দলক গঠন কৰিছোঁ। আচল কথাটো হ'ল যোৱা 17 বছৰে BPF পাৰ্টিয়ে আমাৰ BTR অঞ্চলৰ, অৰ্থাৎ এই সময়ৰ BTC অঞ্চলৰ যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছিলে আমাক সকলোকে ভেদাভেদ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এক্সপ্লইট কৰি আহিছিল আৰু তেওঁলোকে আমাক সদায় ভৰিত তলিত ৰাখি পেলাই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থটো পূৰণ কৰি আহিছিল, যাৰ ফলত আজিৰ দিনত বিকল্প এটা ৰাস্তা পাই সমস্ত BTR-বাসীয়ে BPF-ৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিছে আৰু দলে বলে UPPL দলত যোগদান কৰিছে। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত আনন্দিত হ'ম, কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ UPPL দলত 23 কমিউনিটিৰ 14 লাখ ভোটাৰ্ছ আজি UPPLত জইন হৈছে। অৰ্থাৎ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, উন্নয়ন বিচাৰিছে। আমাৰ মাজত যোৱা 17 বছৰত BPF দলে যেনেকৈ আমাক খণ্ড বিখণ্ড কৰি পেলাই ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ আনিছিল, মৰমৰ এনাজৰীডাল সিহঁতে ছিগি পেলাইছিল, সেই মৰমৰ এনাজৰী আকৌ আমি একেলগে মানে বান্ধি একগোট কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, সেইটো আমাৰ বিশ্বাস আছে। আৰু অহা 12 তাৰিখৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকক দেখুৱাব আৰু আউট অফ 40 আমি 27ৰ পৰা 32টা ছিট পাই পেলাই UPPL দৰে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। বসুমতী ডাঙৰীয়া, আপুনি আমাৰ লগতে থাকিব, মই আপোনাৰ ওচৰত আকৌ আহিম। दुलू अहमद, BR फेरेंगा NDFB के पूर्व जनरल सेक्रेटरी और UPPL के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 साल में हग्रामा मोहिलारी ने सिर्फ बोडो लोगों को या बोडोलैंड कहते हैं उसके जितने भी जाति जनगोष्ठियाँ हैं सबको लूटा है। अब लोग एक विकल्प चाहते हैं, इसलिए UPPL आई है। आप कैसे देखते हैं चीज़ों को? देखिए, जब चुनाव आता है तो जो सत्ता में रहता है, जैसे हग्रामा तो पावर में था BTC में, तो उसका अगेंस्ट में तो करप्शन का चार्ज तो लगेगा। ये तो अपोजिट पार्टी कोई भी है, BJP होगा, AGP हो, ये आपका
यूडीएफ भी वहाँ पे चुनाव लड़ा है इस बार, 6 सीट ना 4 सीट में से। कांग्रेस का भी 13 या 14 कैंडिडेट दिया है। तो क्या होता है, जो सत्ता में रहता है उसको तो अटैक करेगा अपोजिट पार्टी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस बार बीटीसी इलेक्शन में, ये देखिए अभी रवि जी भी बोल रहे थे कि ये आपका राज्य सरकार में भागरामा अलायंस में थे बीजेपी का साथ, तो अभी बीटीएडी में बीजेपी हंगामा का खिलाफ बात बोल रहा है। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, ये एक प्री प्लान गेम है कि दोनों अगर इस बार बीटीसी में भी अगर अलायंस करके चुनाव लड़ते तो सीट कमी हो जाता है, कोई अपोजिट पार्टी को ज़्यादा मिल जाएगा। इसका वजह से दोनों ने अलग अलग करके चुनाव लड़ा है। इसका देखिए आप, अगर आप बोलेंगे कि क्या हिसाब से मैं बोल रहा हूँ बात, आप देखिएगा कि असम का नेतृत्व बोल रहा है कि हम लोग अलायंस नहीं करेंगे, बीटीसी को हम लोग भागरामा को हम लोग पार्टी से अलायंस तोड़ देंगे। इधर दिल्ली का स्टेटमेंट देखिएगा, आज कुछ 10 दिन पहले एक मीटिंग हुआ था, वहाँ पे दिल्ली का नेतृत्व बोल रहा है कि नहीं, हंगामा का साथ अलायंस हम लोग रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो मतलब क्या, रास्ता अभी भी खोल के रखा है। अगर कल ऐसा, और एक बात आप निश्चित रहिए, हंगामा का पार्टी, हाँ कोई भी बीटीसी कोई भी उसमें फॉर्म करेंगे, लेकिन हंगामा का सपोर्ट लाएगा, वो आप डिनाई मत कीजिएगा। कुछ भी उसका सीट तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्म करेगा, लेकिन हंगामा किंग मेकर का रूप से आएगा। वो अभी बीटीसी का साथ, ये बीजेपी का साथ जाएगा ना, कांग्रेस का साथ जाएगा ना, किसका साथ जाएगा, वो उसका सोच है। उसका सोच तो निकालना इतना इजी नहीं है। जब वो मुसीबत में पड़ता है तो आप ये कह रहे हैं कि हंगामा हमेशा पहले भी जैसे उन्होंने वो खुले तौर पे बोलते हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ जाएंगे। हाँ, बहुत बार बोला है, जो भी दल राज्य सरकार में सत्ता में रहेगी उसी के साथ जाएंगे। हमारे साथ प्रमोद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रमोद जी, इस बार बहुत दिलचस्प चुनाव है और दुलू अहमद कह रहे हैं कि इनके बीच सेटिंग है, बीजेपी और रास्ता भी खोल के रखा है। बीजेपी और बीपीएफ के बीच ये सेटिंग चल रही है। लीडर है, स्टेटमेंट देखिएगा दिल्ली का लीडर का भी कि हम लोग इसको हंगामा को साथ में रखेंगे कि नहीं, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। कब करेंगे? चुनाव से पहले कर दीजिए। चुनाव का रिजल्ट तक क्यों रुक रहा है आप लोग? बात कल ऐसा हो जाए कि हंगामा और बीजेपी का सीट मिलने से बीटीसी में गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो दोनों मिल जाएंगे, ये कोई बड़ा बात नहीं है। जी जी, तो इसलिए रास्ता खोल के रखा है। प्रमोद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी हाँ, अब दुलू अहमद स्टूडियो में हैं हमारे साथ, पूर्व कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता। उनका साफ कहना है कि इस बार बीटीआर का जो चुनाव हो रहा है इसमें बीजेपी और बीपीएफ के बीच गुप्त साठगांठ है। चुनाव नतीजे आने के बाद अगर ये साथ मिल जाते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्या कहेंगे? दुलू अहमद की बात को पूरी तरह से तो इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में इसको हम राजनीतिक भाषा में मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राज्य की इकाई की एक बात कहना है, राष्ट्रीय इकाई दूसरी बात कह रही है। हंगामा महिलारी भी कह रहे हैं कि वो चुनावों के बाद में कोई फैसला लेंगे, किंतु इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने ये साफ कर दिया है कि बीपीएफ के साथ में उनका हनीमून अब खत्म हो चुका है। और यह केवल असम की ही बात नहीं है, आप पूरा पैन इंडिया सिनेरियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी एक एक कर अपने जितने भी उनके एलाइज थे, जैसे सबसे पहले शिवसेना से पल्ला झाड़ा गया, फिर ये अकाली दल का नंबर आया, अब मुझे लगता है कि लोक जनशक्ति पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी पल्ला झाड़ने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा हिसाब किताब है कि जिन एलाइज के साथ में आज तक उन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई है, सरकार सत्ता का स्वाद चखा है, अब उनके वोट बैंक पर हमें कब्जा करना है। जो बीटीआर का जो अभी चुनाव हो रहा है वो मैं समझूंगा कि एक ट्रेलर है। सामने जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पानी की गहराई कितनी है, पानी किस तरह का है, वो टेस्ट करना चाहती है। उसने अपने द्वार खोल रखे हैं। वो हंगामा मोहिलारी की बीपीएफ के साथ जाने को भी तैयार है, प्रमोद बोड़ो की पार्टी के साथ भी जाने को तैयार है, और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी अकेले सत्ता पर काबिज होने का, जो कि उसका वास्तविक सपना है, सपना संजोकर बैठी हुई है। उसकी नजर दरअसल बीटी बोडो क्षेत्र की जो 12 विधानसभा सीटें हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। जी हाँ, प्रमोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राम उपाध्याय जुड़े हुए हैं उदालगुड़ी से, संवाददाता है और लगातार वो क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। राम उपाध्याय, लोगों का मूड कैसा है? डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा लगातार बीपीएफ पर हमला कर रहे हैं, फंड को लेकर, करप्शन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए घोटाले को लेकर। लोगों का मूड कैसा है इस बार? देखिए रंजीत जी, इस बार जो बीटीआर का चुनाव है वो अन्य सालों की तुलना में टोटली अलग है,
क्योंकि इस बार बीजेपी ने पूरा अपना बल अपना दम यहाँ पे झोंक दिया है। और जब हिमंत बिश्व शर्मा प्रचार के लिए 6 नवंबर तारीख से बीटीसी में प्रवेश किया है, तब यहाँ का जो इलेक्शन का जो समीकरण है, गणित जो है इलेक्शन का, वो टोटली चेंज हो गया है। यहाँ हालांकि स्टेट में हाग्रामा मोइलारी नेतृत्वाधीन बीपीएफ और बीजेपी की जो सरकार है, लेकिन बीटीसी में इस बार दोनों पार्टियां अलग अलग से चुनाव लड़ रही हैं। और इसका मकसद यह है कि जो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो लोकसभा चुनाव में जो मंगलदै कंस्टिट्यूएंसी है, मंगलदै कंस्टिट्यूएंसी सारे उदालगुड़ी जिला और बाक्सा के कई इलाके पड़ते हैं, तो वहां से बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट मिला था। और कोकराझार जो समष्टि है, उसमें आप प्रमिला रानी ब्रह्म बीपीएफ की ओर से वहां उम्मीदवार थी और बीजेपी का साथ मिला था, फिर भी प्रमिला को हार मिला था। तो यह साधारण गणित यह है कि 17 साल बीटीसी गठन होने के 17 साल या हाग्रामा मोइलारी नेतृत्वाधीन बीपीएफ ने शासन के बाद हाग्रामा के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी यहाँ खड़ा हुआ है। तो एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है, ये फायदा यूपी पाल भी लेना चाहता है, और देखा यहाँ इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी भी उठा सकता है। तो इस बार बीजेपी ने वो हाग्रामा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो हाग्रामा के खिलाफ का एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा के 2021 का जो विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा में 12 सीटें बीजेपी हासिल करना चाहती है। तो इस बार का जो मूड है, निश्चित तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी हाग्रामा के खिलाफ है। इसके अलावा जो बीटीआर जो अकॉर्ड हुआ था 27 जनवरी 2020 में, तो उस अकॉर्ड के बाद बोडो समाज में एक उत्साह का माहौल भी है और एक परिवर्तन वो चाहते हैं, बीटीआर इंप्लीमेंट हो, यहाँ डेवलपमेंट और जोरदार तरीके से हो। तो इस सब बात को लेके यूपीपीएल का भी कई अच्छा प्रसार दिखने को मिला है और यूपीपीएल के फेवर में भी बहुत लोग हैं। और क्योंकि एफसू के जो नेता थे, लंबे समय तक वो एफसू को नेतृत्व करके अलग बड़ो राज्य की मांग कर रहे थे, उन्होंने बीटीआर अकॉर्ड में साइन करके अभी अलग बड़ो राज्य नहीं, वो बीटीआर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ बड़ो लोगों का समर्थन यूपीपीएल की ओर है। और बीजेपी ने यूपीपीएल और जो बीपीएफ को बीच में नॉन बोडो लोग हैं या जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है, पुराने वोटर है, या मोदी के नाम पर जो वोट देना चाहते हैं, उन सब का फायदा उठा के बीजेपी ने यहाँ अपना ताकत झोंक दिया है और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव इस चुनाव में पड़ने वाला है। जी राम उपाध्याय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जानकी गोस्वामी बनी हुई है। कांग्रेस लगातार भाजपा पर यह आरोप लगाती रही है कि भाजपा हमेशा अपने सहयोगी पार्टियों को ग्रास कर जाती है, खा जाती है, उनको बर्बाद कर देती है। और प्रमोद तिवारी भी यही कह रहे थे। उन्होंने सर्वभारतीय स्तर पर के उदाहरण भी दिए। हम आपके पास आएंगे और बीटीआर में जनता एक्चुअली क्या चाहती है, क्योंकि जो स्कीम है आज तक उसका फ़ायदा उनको सीधे नहीं मिला है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ। ब्रेक के बाद मुद्दा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीटीआर चुनाव को लेकर। हमारे साथ बीआर फेरेंगा उर्फ रंजीत बसुमतारी जुड़े हुए हैं, यूपीपीएल के कैंडिडेट हैं और पूर्व एनडीएफबी उग्रवादी जो गुट था उसके महासचिव रह चुके हैं। रंजीत बसुमतारी डांगरिया, रिजल्ट की हम आम एतिया कब নোৱাৰো, किन्तु यूपीपीएल पोस्ट इलेक्शन एलायन्स करिब नेকি बीजेपीर লগত? যদি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাপায় আপোনালোকে? চাওক, আমাৰ নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস এটা আছে। ৰাইজে য'ত নেকি ইউপিপিএল দলক এতিয়া সকলোৱে মানে ইমপ্ৰেছ কৰি লৈছে, ইয়াত আমি কাৰোবাৰ লগত এলায়েন্স কৰিব লগাৰ কথা বা যুক্তি এতিয়া আহিব নোৱাৰে, কিয়নো আমাৰ নিজৰ বিশ্বাস আছে 27 পৰা আমি 32টা সিট পাম। বিশ্বাস তো হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াও বাৰে বাৰে কৈ আছে, তেওঁলোকৰো বিশ্বাস আছে যে তেওঁলোকে আকৌ গঠন কৰিব পাৰিব, বিটিআৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব। বিজেপিও
হয় বিজেপিৰো বিশ্বাস যে আমি এবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম বিশ্বাসটো থাকিবই যেহেতু আপোনাক এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টি হয় ইন কেস যদি UPPL এ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাপায় আপোনালোকে এলায়েন্স কৰিবনে নকৰে যদি কৰে বিজেপিৰ লগত কৰিবনে সেইটো একচুৱেলি হাইকমাণ্ডে ডিচিশ্যন ল'ব কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ UPPL দলৰ এইটো এটা আমাৰ কৰিবলগীয়া কৰোণীয় কাম বুলি আমি ভবা নাই আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ যি টাৰ্গেট সেই টাৰ্গেটটো আমি ফিল আপ কৰাটো হয় আপনি এটা আপোনালোকৰ পাৰ্টি এটা টাৰ্গেট আছে আপোনাৰো টাৰ্গেট আছে আপুনি এবাৰ চিৰাং দুৱাৰৰ পৰা কন্টেষ্ট কৰিব আপুনি জিকিব বুলি কিয় ভাবিছে হয় চাওক যোৱাবাৰ কাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া অকল 38টা ভোটত জিকিছিলে কিন্তু এইবাৰ BPFৰ পৰা এক্সক্লুডিং দ্য নন বড়ো কমিউনিটি 4243 BPF বড়ো ছাপৰ্টাৰটো UPPLত জইন হৈছে 14 নং চিৰাংদুৱাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি হয় আৰু আজিৰ দিনত আমাৰ গোৰ্খা ভাইসকল আদিবাসী ভাইসকল ৰাজবংশী আৰু সূত্ৰধৰ ভাইসকল মানে দলে বলে UPPL দলৰ যোগদান কৰিছে আৰু খুব সোনকালে মই আপোনাক প্ৰমাণ দিবলৈ গৈ আছো এই দিনৰ ভিতৰত 1200টা ফ্যামিলি আদিবাসী আমাৰ UPPL দলত জইন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সূত্ৰধৰ দুটা গাঁও মানে জইন হ'বলৈ গৈ আছে UPPL দলত হেতুৱে চিনাকি যে UPPL দল যদি কি 14 নং চিৰাংদুৱাৰত আমি 10,000ৰ পৰা 12,000 মাৰ্জিন ভোট লৈ পেলাই জিকি যাম আৰু সমস্ত বিটিআৰত আমি মানে মেজৰিটি লৈ পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈছো এটো 100% সিওৰ হয় रंजित बसुमती डांगरिया अपना ओसले आको আহিম আমি हमारे साथ रविशंकर रवि जुड़े हुए हैं अशोक रॉय है दुलू अहमद प्रमोद तिवारी संवाददाता राम उपाध्याय है जानकी गोस्वामी ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस जो है बार बार हमला कर रही है आपकी पार्टी पर कि सहयोगी पार्टियों को आप धीरे धीरे आप लोग खत्म कर रहे हैं प्रमोद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने भी ये बात कही शिवसेना का उदाहरण दिया अकाली दल का उदाहरण दिया अच्छा तो बिहार का उदाहरण कौन देगा तो बिहार का उदाहरण हम देना चाहते हैं हमने बिहार में ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट सीटें हमने जीती है और JDU को हमसे कम सीटें मिली है लेकिन फिर भी हमने JDU के नीतीश कुमार को वो सम्मान दिया है नेतृत्व करने का सम्मान फिर भी दिया है और उसमें कोई हम लोग सम्मान दिया है मतलब वो हम लोग का समझौता पहले से था और उसमें हम लोग कोई छेड़खानी भी नहीं करना चाहते उसमें हम लोग का जो समझौता है और जो हम लोगों का रिस्पेक्ट है वो हम बरकरार रखे हैं ठीक है अगर आप देखें हमारे स्टेट में आप AGP की बात करें और आप BPF की भी बात करें ठीक है BPF के साथ हमारी कुछ बातों पर कुछ मुद्दों पर हम अभी अकेले लड़ना चाहते हैं BTC पे लेकिन अगर आप वो कंसिडर ना करें और स्टेट के बारे में सोचें स्टेट में जो अलायंस है वो तो अभी भी है इन्होंने अभी कहा तो अलायंस है इन्होंने अभी क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि वहाँ पे उनका मित्रता है लेकिन यहाँ पे मित्रता नहीं है लेकिन हम लोगों के कुछ नीति नियम है कुछ कायदे कानून है उसमें हम लोग बरकरार है अभी भी हाँ ये बात सही है कि BTC में हम अलग से लड़ना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देना चाहते हैं बीजेपी के नेतृत्व में जो फायदा लोगों को मिलना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा फायदा देना चाहिए लेकिन स्टेट में जहां तक AGP की बात है AGP की जहां तक बात है वो लोग हमारे साथ पार्टनरशिप में है अलायंस में है उन लोगों के मंत्री हमारे साथ है BPF के भी मंत्री हमारे साथ है AGP के विधायक है उनके क्षेत्र में आप उन सीटों पर भी दावा कर रही है भाजपा जहां पंचायत में कब्जा भाजपा का है और AGP के विधायक है लेकिन पंचायत में अगर भाजपा का कब्जा है ऐसा 8 या 9 सीटें हैं जहां पर हम लोगों ने उन लोगों से ये एक बहुत गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने उनसे कुछ डिमांड नहीं किया है हम लोग अभी भी बातचीत के माहौल में ही है और उन लोगों के साथ हमारे साथ जो हम लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग है और अंडरस्टैंडिंग रहेगा हम लोगों ने उनसे कुछ डिमांड नहीं किया है लेकिन हाँ कुछ सीटों में अदल बदल की बात हो सकती है वो भी कंफर्म नहीं है अभी इसलिए हम इतना दूर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन ये बात एक मिस प्रोपेगेंडा है क्योंकि हमने डिमांड किया हमने कुछ डिमांड नहीं किया और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है महाराष्ट्र में अगर आप देखते हैं महाराष्ट्र में जो अगर आप देखते हैं तो प्री पोल एक समझौता थी उन लोगों ने वो प्री पोल समझौता का सम्मान नहीं किया इसलिए हमारे साथ कुछ बातों में डिफरेंसेस हुई है परिप्रेक्ष्य में आपने बात कही
तो वहाँ भी अगर देखा जाए तो आपने अलायंस पार्टनर को कमजोर करने का काम किया। बिल्कुल जेडीयू के नहीं खिलाफ किया है। जो है एलजीपी को उतार दिया, और जहाँ जहाँ बीजेपी खड़ी थी वहाँ बिल्कुल, एलजीपी बिल्कुल। देखिए हाँ, एनडीए का जो है ये अलायंस बहुत था दुख- सेंट्रल में, ये बहुत परंतु दुख वहाँ की बात पे है कि LDP सरेआम ये लोग अपना बैनर पोस्टर में जो है वो नरेंद्र मोदी अमित शाह का बिल्कुल, पोस्टर ये लगाते, तो देखिए ये क्या आपने नरेंद्र सहयोगी मोदी को और कमजोर करने का नरेंद्र काम नहीं मोदी किया? और नीतीश कुमार जी की जो नेतृत्व में वो एक पावरफुल जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के वजह से ही बिहार में फिर से हम सत्ता पे आए हैं। लेकिन अगर आप देखें कि एलडीपी के बारे में वो थोड़ा दुखजनक है कि उन लोगों को इतना जितना सीटें हमने समझा था कि उन लोगों को मिलेगी, उन लोगों को मिला नहीं, और वो हमारे अलायंस पार्टनर में ही थे तो उन लोगों को मिला नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी की और नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, तो क्या आप उस मानती हैं कि आप पॉपुलैरिटी लोगों ने जानबूझ करके एलजीपी को उतारा था? नहीं, JDU उसमें के खिलाफ? मुझे लगता है जानबूझ के करने वाली कोई बात नहीं है। बीटीसी चुनाव की बात हो रही है, तो जी। बातचीत अगर हम तो लोग BTC उस को पर- BTC को केंद्रित करें तो हाँ, अच्छा रहेगा। नहीं, ये मुद्दा बाहर उभर के आया, इसीलिए मैंने उत्तर देने का मैंने सोचा कि जरूरत है, क्योंकि ये एक जानकी प्रोपेगेंडा भी गोस्वामी, हो रही है। जानकी गोस्वामी, क्या आप ये मानती है कि बीटीसी का जो चुनाव होने जा रहा है ये 2021 के लिए सेमीफाइनल का काम करेगा? नहीं, ऐसा भी बिल्कुल हम लोग नहीं, लेकिन हाँ, हम एक तरह से है भी और एक तरह से नहीं भी। अगर आप देखें लेकिन एजीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री हैं उन्होंने ही ये कहा था कि भाजपा उन सीटों पर भी मांग कर रही है जहां उनके पंचायत कब्जे में है। हाँ, देखिए, ठीक है, बीटीसी पंचायत एक कब्जे काउंसिल में। इलेक्शन है, उनके मुद्दे अलग है, उनका टेरिटरी अलग है, और असेंबली इलेक्शन का मुद्दा अलग होगा, टेरिटरी अलग होगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि क्योंकि इलेक्शन का ही माहौल है, इलेक्शन का ही दौर है, दिसंबर में ये इलेक्शन है, अप्रैल या मई में हम लोग का जनरल इलेक्शन होगा, तो डेफिनेटली ये माहौल अभी जो शुरू हुआ है वो बना भी रहेगा। और हाँ, कुछ प्रकार से ये भी है कि हम लोगों का एक सेमीफाइनल जैसा भी हो जाएगा, एक प्रैक्टिस जो बोलते हैं, एक परीक्षा हो जाएगी, एक प्रिलिमिनरी परीक्षा भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि बीटीसी में इस बार कॉन्फिडेंस सभी जता रहे हैं। यूपीपीएल भाजपा ही अकेले इस बार बीटीसी जी हाँ, काउंसिल कॉन्फिडेंस तो यूपीपीएल भी जता रही है, और हाग्रामा मोहिलाई तो जमीन पर उतरने को तैयार नहीं है। देखिए, पहली बार रवि जी एक मिनट, क्यों तैयार नहीं है? लेकिन हिमंत विश्व शर्मा लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। फंड को लेकर उन्होंने क्या कहा था, आपको सुना लेते हैं। फंड को लेकर हिमंत विश्व शर्मा ने 2019-20 চনত আমি SOPD শিতানত BTCক 671 কোটি টকা দিছিলোঁ, 671 crores। অকল মই 19 আৰু 20 বৰ্ষৰ কথা কৈ আছোঁ, বেলেগ বৰ্ষত কোৱাই নাই। আসাম ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা আমি 140 crores rupees দিছিলোঁ, 671 প্লাছ 140, তাৰমানে প্ৰায় আমাৰ 800 কোটি টকা, প্লাছ আমি তেওঁলোকক 300 কোটি টকা স্পেচিয়েল পেকেজ দিছিলোঁ, 1100 কোটি টকা। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে BTCলৈকে আগবঢ়াইছিল 2072 কোটি টকা বিভিন্ন চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমত। তাৰমানে যোৱা বছৰে BTCৰ হাতত অনুমানিক, গোটেইখিনি মই অনুমানিক শব্দটো কিয় কৈছোঁ, আৰু বাঢ়িব, হিচাপখিনি নকমে, ই আৰু বাঢ়িব। এতিয়ালৈকে পোৱা তথ্য অনুসৰি SOPDত 671 crore, ফাইনেন্স কমিশ্যনত 139 crore, চেণ্ট্ৰেলি ছেক্টৰ স্কিমত 2072 কোটি, আৰু স্পেচিয়েল পেকেজত 300 কোটি। অৰ্থাৎ ইমান ধন BTCত প্ৰত্যেক বছৰে ৰাজ্য চৰকাৰে দি আহিছিল। ঠিক সেইধৰণে আপোনালোকে যদি 18-19 চাব যায়, SOPDত 610 কোটি টকা, আসাম ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনত 383 crores, অলমষ্ট 1000 কোটি, স্পেচিয়েল পেকেজ 400 কোটি, 1400 কোটি, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছিলে 1800 কোটি, তাৰমানে 3000 কোটি টকা পাৰ হৈ গৈছিলে। মই ভাষণত 1000 কোটি BTCয়ে পোৱা বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোক বিত্ত বিভাগৰ পৰা কি যিখিনি ডাটা দিয়া হৈছে, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ মিলি অলমষ্ট 3000 কোটি টকা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলত আহি আছিলে প্ৰত্যেক বছৰে। সেই টকালৈকে যদি আমি চাব যাওঁ, আমি নিৰ্বাচনী ঘোষণাপত্ৰত দিয়া সম্পূৰ্ণ আঁচনি অতি সুন্দৰভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম, বৰঞ্চ ঘোষণাপত্ৰত নিদিয়া আৰু বহুত বেছি নতুন কামো আমি কৰিব পাৰিম। तो रवि जी, वित्त मंत्री
बता रहे थे हर साल 3,000 करोड़, और वो खुद आज चुनावी सभा में कह रहे हैं कि रास्ता नहीं है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है, इवन विधवा पेंशन के लिए भी लोगों को तरसना पड़ा है। सरकारी नौकरियां तो बहुत दूर की बात है, जॉब कार्ड को लेकर भी बहुत सारे घोटाले वहाँ पे हो रहे हैं। सवाल वही है कि ठीक है, राज्य सरकार ने फंड जारी किया, उसका सही उपयोग हुआ या नहीं हुआ, काउंसिल की अपनी सीमाएं होती है, और काउंसिल में मैं इतनी अच्छी तरह से काउंसिल के बारे में नहीं जानता, मैं खुलेआम कह रहा हूं, लेकिन क्या एक वो देखा नहीं जाता है कि इतने पैसे जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। जो मैंने आपको कहा कि ये जो ऑटोनोमस काउंसिल है, ये सीधा राज्यपाल के अधीन में आता है। राज्यपाल जाकर वहाँ मॉनिटर कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और उसमें भी हग्रामा मोहलारी ने राज्यपाल को सहयोग नहीं किया था। ये अभी साल भर पहले की ही बात है वो, और इसीलिए राज्यपाल वहाँ गए कोकराझाड़, और बिना मिले हग्रामा से वो वापस लौट आए थे राजभवन। देखिए, इस पहली बार 17 साल में हग्रामा मोहलारी को चुनौती मिली है, और वह राजनीतिक चुनौती मिली है। नहीं तो उनका तो एकाधिकार था, वो पूरी तरह से एक कमांडर के रूप में ही वो बीटीसी को चला रहे थे। और हालांकि पहला 5 साल, चूँकि मैं लगातार कोकराझाड़ जाता रहा हूँ, और वो बोडो आंदोलन के समय से जाता रहा हूँ, आपसू मूवमेंट के समय से, तो मैंने पूरा कोकराझाड़ और बोडोलैंड को बहुत करीब से देखा है। तो पहला 5 साल में निश्चित रूप से काफ़ी काम हुआ था। शायद उस समय एक उम्मीद भी थी कि वो जंगल से लौटे थे हग्रामा मोहलारी, अपने को साबित भी करना, और साबित करना चाहते थे, और निश्चित रूप से उस दौरान कुछ काम हुए, कई पुल बने। बोडो आंदोलन के दौरान तो प्राय जितने पुल थे सबको तो उड़ा ही दिया गया था, तो वो सारा काम हुआ। लेकिन धीरे, और उस समय प्रमोद बोडो या आपसू भी हग्रामा को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि हग्रामा और किसी को महत्व नहीं दे रहे हैं, आपसू को नहीं दे रहे हैं, और एनडीएफबी से जो लोग भी आए थे, सरेंडर हुए थे, उनको भी मदद नहीं मिल रही थी, और धीरे धीरे, और हग्रामा सत्ता में थे तो वो, जैसा कि वो कहते भी रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन कांग्रेस को नहीं घुसने दिया बीटीसी में। वो सीधा कहते रहे कि बीटीसी के बाहर मैं आपको पूरा समर्थन करूंगा, बीटीसी के अंदर आप मत घुसिए। सेकंड टर्म में भी इसी तरह से हुआ। तीसरे टर्म में भी वो अपनी स्थिति को बहुत ही मजबूत रखे हुए थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई और कोरोना आ गया, और उसके बाद इलेक्शन रद्द हो गया, स्थगित हो गया। तो निश्चित रूप से हर कांग्रेस का भी सपना रहा है, बीजेपी तो अभी सत्ता में आई है, कांग्रेस का भी सपना रहा है कि वो बीटीसी इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाए, लेकिन हग्रामा की घुड़की की वजह से, भय की वजह से, समर्थन वापस ले लेने की डर से, क्योंकि 2 टर्म में तो कांग्रेस को भी हग्रामा का समर्थन नहीं मिलता तो सरकार ही गिर जाती, तो इसलिए वो समझौता नहीं किया। लेकिन आज चूंकि आज अगर भाजपा की वो स्थिति रहती कि हग्रामा के समर्थन वापसी से सरकार गिर जाती, तो शायद भारतीय जनता पार्टी भी इतना बड़ा फैसला नहीं करती। लेकिन आज भाजपा के साथ राजनीतिक फायदा है, अगर वो हग्रामा भाजपा वापस भी लेती है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो राज्य में भी भाजपा की सरकार है, और अब बीटीआर में भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। जब इतना केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, और हर साल 3,000 करोड़ रुपए का मिसयूज होने की खुद भाजपा के नेता कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी कहाँ रह जाती है? रंजीत जी, अगर भाजपा का नेता खुद बोल रहा है कि 3,000 रुपया का स्कैंडल हुआ है, तो वही बात तो ओलू का ऊपर भी जाता है, क्योंकि ये 19 और 20 का बोल रहा है, तो 18, 19, 17, 18 ये सब में भी तो घोटाला हुआ था। तो गवर्नमेंट में बीजेपी, सरकार में बीजेपी था, और रवि जी बार बार बोल रहा था कि सेंट्रल से डायरेक्ट बीटीआर में फंड कुछ जाता है, लेकिन कुछ राज्य सरकार का थ्रू से जाता है। तो राज्य सरकार ने कंट्रोल क्यों नहीं किया है? तो अभी चुनाव का 10 दिन पहले ये सब स्कैंडल दिखाने से आदमी को कितना समझ में आएगा, वोटर को कितना समझ में आएगा, नहीं आएगा, ये बात अभी हम लोग इस स्टूडियो में बोलने से नहीं होगा। लेकिन एक बात है, सबका जो सोच है इस बार बीटीआर इलेक्शन को लेके, वो सामने उभर के आया। आपको मैं एक बार बोल देता हूँ कि नहीं सोचने वाला एक रिजल्ट मिलेगा आपको। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इस तरफ से रिजल्ट होगा, क्योंकि
इतना पार्टी लगे, कौन सा पार्टी इंटरनली किसका साथ क्या संबंध रखा है, किसको अभी तक लास्ट में क्या होगा, वोटर सब बुड़बक बनेगा कि हम लोग ये गलत कर दिया, ये हो गया। तो अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, अभी आप खाली ये पार्टी। प्रमोद तिवारी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुलू अहमद कह रहे हैं कि अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, क्या आपको कुछ पिक्चर क्लियर दिख रहा है, क्योंकि आप भी गहरा संबंध रखते हैं कोकराझार से? प्रमोद जी देखिए, पिक्चर क्लियर नहीं है, नतीजे अप्रत्याशित होंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहां पर अभी मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट चल रहा है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों से अपनी जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बोडोलैंड में, बोडो भूमि में उनकी ताकत कितनी है, बोडो वोट उनके साथ कितने हैं, गैर बोडो वोट कितने हैं, और गैर बोडो वोट जो है उसमें मुसलमान वोट भी है, उनके खिलाफ जो गैर बोडो हिंदू वोट है उनको कितना पोलराइज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अभी आकलन कर रही है। जहां तक मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट की बात है, उसमें नतीजे तो अप्रत्याशित आने की संभावना हर वक्त बनी रहती है, क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें तरीका ये है कि जो पोस्ट को पहले छू लेगा वही जीतेगा, चाहे उसके वोट 20-25% ही क्यों न हो। 25-26% वोट पाकर भी केंद्र और राज्यों में भी सरकारें बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना आगे जो विधानसभा चुनाव है उसको नजर में रखते हुए अपना काम कर रही है। पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया से मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक मुफ्त में सलाह उनको देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने एलायंस से पल्ला झाड़ती है तो पत्रकार लोग और विपक्ष उनके ऊपर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। तो ये क्यों नहीं कहते कि भाई हर लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो अपना इस सपोर्ट बेस को बढ़ावे। हम भी चाहते हैं कि हम अपना सपोर्ट बेस बढ़ाए। आज वो नीतीश कुमार के साथ में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किया उनको उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। एलजीपी के साथ जो हुआ उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना अकेला दल के साथ में जो हुआ उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। इसमें डिफेंड करने की कोई बात ही नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने दम पर सत्ता पर काबिज होना चाहता है। जब सत्ता उसे अपने दम पर नहीं मिलती तो समझौते किए जाते हैं, प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस किए जाते हैं, और जब किसी भी पार्टी को लगता है कि अब उसकी राजनीतिक जमीन किसी क्षेत्र विशेष में मजबूत हो गई है तो वहां अकेला जाना चाहती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, कार्यकर्ताओं और नेताओं में अगर ये हिचकिचाहट रहेगी कि वीपीएफ के साथ में हमने गलत किया, एक अपराध बोध उनमें रहेगा, तो मैं समझता हूं कि फील्ड में जाकर, ग्राउंड पे जाकर वो अपने समर्थकों को अपनी स्थिति सही ढंग से नहीं बता पाएंगे। इस अपराध बोध से भारतीय जनता पार्टी को मुक्त होना पड़ेगा। उन्हें खुलकर कहना पड़ेगा कि वीपीएफ में हम अपनी ताकत, हम अपने संगठन और हम अपनी क्षमता को आजमाना चाहते हैं। क्या बुराई है इसमें? तो वो तो कर रहे हैं अभी। जी, वो भी मानती है कि वही किया जा रहा है। पर इस आवरण में क्या BTR कह रहे तो वही हो हैं रहा कि है। हम बीपीएफ को नहीं छोड़ेंगे और हमने ये इलेक्शन नहीं के बाद कहा। में करेंगे। हमने- जी, जी, वो हमने मान रही नीतीश है। कुमार को हमने कमजोर नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि हम बीपीएफ को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमने ये कहा कि वो अलायंस अभी भी हमारे स्टेट लेवल पे कि है। हम कार्यक्रम के चिराग पासवान नारा बहुत लगा रहे आखिरी थे पड़ाव में आ कि चुके मोदी हैं। तुझसे बैर नहीं, रंजीत नीतीश बसुमतारी तेरी यूपीपीएल के कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसका दुष्परिणाम अलग सामने है। आता है। बसुमतारी डांगोरिया। आप किसी तरह भाई बसुमतारी डिफॉल्ट आप डांगोरिया। बच गए और एनडीए की सरकार वहां बन गई। नहीं तो हाँ, बिहार में जो आपकी स्थिति हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गेम खेला भारतीय और वो जनता गेम पार्टी backfire कर गया, सरकार जाने तक की বিজেপিয়ে नौबत आ गई। বিপিএফৰ লগত এলায়েন্স শেষ কৰিছে। ভৱিষ্যতে যদি আপোনালোকেও ইউপিপিএলেও যদি বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স কৰে তো এই কথাটো মনত ৰাখি এলায়েন্স কৰিব নেকি, যে বিজেপিয়ে লাষ্টত কি কৰে এলায়েন্স পাৰ্টিৰ লগত? আপুনি ইউপিপিএল নিজে যদি চৰকাৰ গঠন কৰে প্ৰব্লেম নাই, কেনেবাকৈ যদি বিজেপিৰ লগত আপোনালোকৰ এলায়েন্স কৰিবলগীয়া হয় এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিবনে? বিজেপিয়ে এলায়েন্স পাৰ্টিৰ লগত লাষ্টত কি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে? চাওক, আচল কথাটো হ'ল বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ এই দুটা পাৰ্টিটো হ'ল নেশ্যনেল পলিটিকেল পাৰ্টি, আৰু আমি ইউপিপিএল পাৰ্টিটো সাধাৰণ এটা কাউন্সিলৰ এটা ৰিজনেল পাৰ্টি, আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমি বিটিআৰবাসীৰ মাজত কেনেকৈ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, উন্নয়ন কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ, আকৌ আমি ইউনিটিৰ যি ৰছীডাল সেই ৰছীডাল আকৌ বান্ধি জোৰা লগাই কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য। কিয়নো যোৱা 17 বছৰে আমাৰ মাজত যি মানে লাষ্ট 70 years বেক আমি যিমান মানে সমিল মিলেৰে আগবাঢ়ি আহি আছিলোঁ, বসবাস কৰি আছিলোঁ, সেইটো 17 বছৰত নোহোৱা হৈছিলে।
মই আপোনাক এটা কথা ক'বলৈ পালে খুব মানে সুখী হ'ম। আমি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত অসমৰ আণ্ডাৰত বড়োসকলে আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছ অনুভৱ কৰিছিল, যাৰ ফলত আন্দোলন কৰিছিল। কিন্তু যোৱা 17 বছৰে আফটাৰ দ্য ছেকেণ্ড বড়ো একৰ্ড, যাক আমি BTC একৰ্ড বুলি কোৱা যায়, BTC একৰ্ডৰ পাছত আজিলৈকে অৰ্থাৎ 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীলৈকে আমাৰ BTC থকা, আজিৰ BTRত থকা যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে, সেইদিনাখন আমি অসমত থাকি যিমানখিনি মানে নিজকে কি কয় এইটো সেফটি নহয় যেন অনুভৱ কৰিছিলোঁ, BTCত থাকি কিন্তু তাতকৈ বেছি অনুভৱ কৰিছিলোঁ। ফলত আজি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একগোট হৈ আহিছে আৰু আমাৰ ভাষা, সংস্কৃতি, ৰীতি নীতি, অৰ্থনীতি আমি বিকাশৰ কাৰণে, সেফটিৰ কাৰণে এইবাৰ আমি একগোট হৈছোঁ আৰু আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ ৰিজনাল ইস্যু। जी रंजीत बसुमतारी, हमारे पास समय की कमी है। आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमति रखता हूँ, एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। राम उपाध्याय, बहुत ही कम समय है, 30 सेकंड में आपको दे पाऊंगा क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। राम उपाध्याय, आपने अब तक जो चुनावी बयार को देखा है, वहाँ पे चुनाव प्रचार को देखा है, राजनीतिक पार्टियों के लोक लुभावन वादों को देखा है, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? 30 सेकंड में बताइए। अजीत जी, एक ही शब्द में ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इस बार चुनाव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और लेकिन एक ये तय है कि हंगामा को कड़ी चुनौती मिली है बीजेपी के यहाँ प्रवेश से। तो एक ही शब्द में अगर बताना चाहे तो इस बार किसी भी की भी, या BPF हो, बीजेपी हो, UPPL हो, किसी की भी मेजोरिटी कांग्रेस नजर आ रही है फील्ड में आपको? कांग्रेस नजर आ रही है कहीं फील्ड में? जी, 21 सीट की संभावना किसी भी पार्टी को नहीं है। यहाँ तो यहाँ अलायंस में गवर्नमेंट बनना तय है। ये तो अब तक की तस्दीक जो बता रहे हैं, यहाँ हंगामा। जब बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि अलायंस के बिना इस बार सरकार नहीं बन सकती, किसी भी पार्टी को वहाँ बहुमत नहीं मिलने वाली है। आज हम चर्चा कर रहे थे BTR चुनाव को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, BTR की जो जनता है आज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। चुनावी रैलियों में जा रहे हैं लेकिन वो अभी भी उनमें उहापोह की स्थिति है कि किसका साथ दे, क्योंकि 17 साल BPF के देख चुके हैं और कांग्रेस के शासन को भी उन्होंने देखा है। कांग्रेस के शासन के दौर में किस तरह की स्थितियां हुई थी उसको भी देखा है। भाजपा बड़े बड़े वादे कर रही है, नतीजे आएंगे चुनाव के बाद निश्चित तौर पर। आप सब ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। BTR चुनाव इस बार बहुत अलग होने वाला है, रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुद्दा में इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।